नमस्कार। बेसिडियोमाइकोटिना में आते हैं अब हम सब डिवीज़न। तो इस बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंदर टीलियोमाइसिटीज़, जिसके अंतर्गत हम ऑस्ट्रेलिगो और पक्सिनिया की स्टडी करेंगे। तो उसके पहले बेसिडियोमाइकोटिना के जो कुछ सामान्य लक्षण हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटिना फंगस जो है, डिवीज़न सब डिवीज़न जो है, ये सबसे एडवांस सब डिवीज़न है और इस समूह में लगभग 550 जीनस हैं, जिसकी 25,000 जातियां हैं। और इसमें लगभग जातियां, जितनी अधिकांश जातियां हैं जो पैरासाइट हैं, इसमें मुख्य रूप से दो परजीवी वंश हैं, जो रस्ट और स्मट, जो कि पोएसी कुल के सदस्यों में विनाशकारी रोग पैदा करते हैं और जिसके कारण करोड़ों रुपए की आर्थिक हानि होती है। कुछ वंश जैसे अगैरिकस, पॉलीपोरस, ये सेप्रोफिटिक हैं और दूसरी सेप्रोफिटिक फंजाई मशरूम, पफबॉल, पोर फंजाई आदि नामों से जानी जाती हैं। इसके जो सामान्य लक्षण हैं कुछ, वो इस प्रकार हैं कि इस समूह के अधिकांश फंगस जो है वो टेरेस्ट्रियल हैं। इनका जो माइसीलियम है सुविकसित, शाखित और पट्टयुक्त होता है। ये इनके जो पट हैं, सेप्टा जो पाए जाते हैं, वो सिंपल, जैसे कि यूरिडिनेल्स और ऑस्ट्रेलेजिनेल्स ऑर्डर के अंतर्गत सिंपल सेप्टा पाए जाएंगे। और कुछ जैसे एगेरिकल्स में डोलीपोर सेप्टा, मतलब जो पोर्स होंगे वो डोलीपोर सेप्टा सेप्टा जो है वो डोलीपोर टाइप के उसके अंदर क्षेत्र पाए जाएंगे। फिर कवक के अंदर जो इनके जीवन चक्र के अंदर माइसीलियम की हमको विभिन्न अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। 3 अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है। प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शरी माइसीलियम कहते हैं, जिसको हम प्राइमरी माइसीलियम, ये कवक जाल जो है बेसिडियो बीजाणु के जर्मिनेशन से बनता है और इसकी प्रत्येक कोशिका में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है और ऐसा माइसीलियम मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहलाता है। यह अवस्था प्रायः अल्पकालिक होती है और कवक जाल तुरंत ही डाइकैरियोटिक हो जाता है। सेकेंडरी माइसीलियम प्राइमरी माइसीलियम की कोशिकाओं के डाइकैरियोटाइजेशन से विकसित होता है और प्राइमरी कवक जाल की 2 कोशिकाओं का संलयन 2 बेसिडियो बीजाणुओं के बीच संयुग्मन तथा प्रभेद की विभिन्न कायिक तंतु का दूसरे प्रभेद के अचल बीजाणु के संयोजन से बनता है। सेकेंडरी माइसीलियम के विकास की सामान्य विधियाँ, ये जो 2 विधियाँ हैं कि 2 बेसिडियो बीजाणुओं के संयुग्मन से बनेगा या फिर 2 अलग अलग प्रभेद आपस में मिलकर उनके संयोजन से बनेगा, ये 2 तरह की विधियों के द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम का निर्माण होता है। इस प्रकार कवक जाल की प्रत्येक कोशिका में एक हेटेरोकैरियोटिक डाइकैरियन होता है। टर्शरी माइसीलियम बेसिडियोमाइकोटिना समूह के अनेक सदस्यों में जो सेकेंडरी माइसीलियम है, वो संगठित होकर एक फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प का निर्माण करता है। इसे टर्शरी माइसीलियम कहते हैं और ये माइसीलियम भी डाइकैरियोटिक होता है, सेकेंडरी माइसीलियम की तरह डाइकैरियोटिक होता है। इनकी सेल वॉल काइटिन या ग्लूकॉन से निर्मित होती है। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इस समूह में उच्च वंश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है, परंतु कुछ फंजाई में ऑइडिया, कॉनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रस्ट और स्मट, इनमें इनकी लाइफ साइकिल में अनेक प्रकार के, इनके अंदर 5 तरह की स्पोर स्टेज होती है, जिनको हम 0 से लेके 4 स्टेज तक कहते हैं। तो उनके अंदर 5 तरह के बीजाणुओं का निर्माण होता है। पिक्निडियोस्पोर, एसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर और वैसिडियोस्पोर। और जो यूरिडो बीजाणु है वो एसेक्सुअल बीजाणु के रूप में कार्य करते हैं।
इस समूह के सदस्यों में विशेष प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियस के संयुग्मन से होता है, जिसको हम एक स्ट्रेन को प्लस और दूसरे को माइनस से चिन्हित करके प्रदर्शित करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है वो स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगेमी, बुलर फिनोमिना या फिर क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा होता है। इस समूह के सदस्यों में कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के तुरंत पश्चात नहीं होती है। दो विभिन्न प्रभेदों के केंद्रकों का संलयन बैसिडियम मदर सेल में होता है और जिसके फलस्वरूप डिप्लॉइड सिंकैरियन बनता है। डिप्लॉइड प्रावस्था अल्पकालिक होती है। केंद्रक संलयन के तुरंत बाद जो यहाँ पर फ्यूज़न हुआ है दो केंद्रक का, उनके फ्यूज़न के तुरंत बाद मियोसिस डिवीज़न हो जाता है, जिससे बैसिडियम में चार बैसिडियो विजाणुओं का निर्माण हो जाता है, बैसिडियोस्पोर्स। बैसिडियम जो है यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियम बनती है, तो बैसिडियम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होलोबैसिडियम और दूसरा होता है फ्रैग्मोबैसिडियम। होलोबैसिडियम जो होता है वो एसेप्टेड प्रकार की संरचना होती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो संरचना दिख रही है हमको, ये होलोबैसिडियम है। एसेप्टेड प्रकार की इस बैसिडियम के अंदर किसी भी तरह का कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है और इसके डिस्टल एंड पर 4 स्टिग्मेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होंगे। ये 4 स्टिग्मेटा डेवलप हुए हैं और यहाँ पर एक डाइकैरियन पड़ा होता है जिसमें मियोसिस डिवीज़न होता है और उसके बाद ये 4 बैसिडियो बीजाणुओं का, इस स्टिग्मेटा के ऊपर 4 बैसिडियो बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। दूसरा टाइप का जो है वो फ्रैग्मोबैसिडियम होता है। ये सेप्टेड होता है। यहाँ पर ये दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये दूसरा डायग्राम यहाँ पर आपको ये फ्रैग्मोबैसिडियम, ये बीजाणु टीलियोस्पोर से डेवलप हुआ है और ये यहाँ पर जब मियोसिस डिवीज़न हुआ तब इसमें से जो ये माइसीलियम निकला सेप्टेड, इसमें इस तरह से 3-4 सेप्टा बन जाते हैं। सबसे ऊपर एक बैसिडियो बीजाणु बनेगा और बाकी 3, मतलब इनमें फ्रैगमेंटेशन, ये स्टिग्मेटा टाइप के फ्रैगमेंट्स लगे हुए फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर बैसिडियो बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक एक सेप्टा एक सेल के द्वारा एक सेप्टा के द्वारा, या कह लो कि हाँ यहाँ पर एक जो सेल का फॉर्मेशन हो इसके द्वारा एक बैसिडियो बीजाणु का, तो इस प्रकार 1 2 3 4 ये इस तरह से 4 बैसिडियो स्पोर का निर्माण हो जाता है। और इसके जो बैसिडियो बीजाणु है ये इस सेप्टा के लैटरल साइड पर डेवलप होते हैं और प्रत्येक बैसिडियो बीजाणु हैप्लॉइड होता है। बैसिडियो बीजाणुओं का ये जो होते हैं ये एक्सोजिनस, यहाँ पर एक्सोजिनस प्रकृति के होते हैं। बैसिडियोमाइकोटिना समूह के जो फंगस हैं उनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी बैसिडियोकार्प कहलाता है और ये बैसिडियोकार्प जो है इसका निर्माण केवल उच्च श्रेणी के फंगस जैसे अगैरिकस, लाइकोपर्डोन, पॉलीपोरस आदि में होता है और फ्रूटिंग बॉडी स्टाइप और पीलियस में विभेदित होती है। अब आते हैं हम कि यहाँ पर जो डाइकैरियोटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, या कह लो कि कैरियोगेमी के बाद प्लाज्मोगेमी, और जो डाइकैरियोटिक जो सेल बनती है उसका निर्माण किस तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन। तो क्लैम्प कनेक्शन किस तरह से होता है इन सेल में, तो सेल डिवीज़न इन बैसिडियोमाइकोटिना, इसके अंतर्गत हम क्लैम्प कनेक्शन को पढ़ेंगे। तो क्लैम्प कनेक्शन किस तरह से होता है यहाँ पर, तो बैसिडियोमाइसिटी समूह में जो रस्ट है उसको छोड़कर सेकेंडरी माइसिलियम की कोशिकाओं में एक लैटरल साइड में एक संरचना की सहायता से ये विभाजित होते हैं, जिसको हम एक क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। इस समूह में माइसिलियम केवल अंतस्थ कोशिका ही विभाजित होती है। विभाजन की प्रारंभिक अवस्था में अंतस्थ कोशिका की पार्श्व भित्ति से एक चुष्काकार संरचना, मतलब एक छोटी सी अंगुली के समान या छोटा सा फ्रेगमेंट्स
के समान एक प्रोसेस निकलता है कोशिका की, और वो कोशिका के आधार की तरफ वृद्धि करता है। आधार की तरफ वृद्धि करता है, जिसको हम क्लैंप कहते हैं, क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप कहते हैं। और ये जो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक सेल है जहाँ पर जिसमें डाइकैरियोटाइजेशन हो रहा है। ये इसके अंदर ये जो दो डिफरेंट स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस पड़े हैं, ए और बी, यहाँ पर इसके जो अंतस्थ कोशिका, ये अंतस्थ कोशिका, इसके बाद इस अंतस्थ कोशिका के अंदर ये जो दो न्यूक्लियस हैं, इसके अंदर इस तरह से इसके लैटरल साइड में एक क्लैंप, इस तरह से एक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको हम क्लैंप कहते हैं। इसके अंदर जो दो केंद्रक है, ए और बी, हम उसको नाम दे देते हैं। ये ए और बी दो केंद्रक, यहाँ पर एक केंद्रक क्लैंप, जो ये वाला एक ऊपर वाला जो केंद्रक है न्यूक्लियस, वो इस क्लैंप की तरफ आ जाता है और इस तरफ आके इसके अंदर विभाजन होगा, और दूसरा केंद्रक जो है वो इसी कोशिका में रह जाएगा। और अब इनके अंदर विभाजन होगा। विभाजन होने के बाद क्या होगा कि दोनों में समकालिक विभाजन होगा, मतलब दोनों में समान समय पर विभाजन होगा। तो इस कोशिका में इस न्यूक्लियस में विभाजन हुआ और इस न्यूक्लियस में, दोनों में एक एक विभाजन हो जाता है, दो केंद्रक बन गए यहाँ पर। इसमें से एक केंद्रक जो है वो क्लैंप में ही रह जाता है, और यहाँ पर एक केंद्रक, ये जो दो केंद्रक इस तरह से स्थित हो गए, और एक अब दो सेप्टा का निर्माण हो जाएगा। एक सेप्टा इस क्लैंप की तरफ, क्लैंप को अलग कर देगा, इस माइसिन जो सेल है, ये अंतस्थ सेल, इससे इसको अलग कर देगा क्लैंप को, और एक केंद्रक इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो केंद्रक था बी, इसके जो इसमें दो, इन दोनों के बीच में एक सेप्टा का निर्माण हो जाएगा, और ये जिसके फलस्वरूप एक केंद्रक ऊपर वाली कोशिका में चला जाएगा, एक केंद्रक नीचे वाली कोशिका में चला जाएगा। और अब क्या होगा कि ये तो डाइकैरियोटिक होगी, लेकिन यहाँ पर अब ये जो क्लैंप है, इसकी वृद्धि होकर ये नीचे वाली सेल में की तरफ वृद्धि करेगा, और इस तरह से एक कनेक्शन बनाएगा, और ये न्यूक्लियस ये इससे आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिस यहाँ पर ये जो सेल वॉल है दोनों की, यहाँ पर इसका संलयन होगा, सेल वॉल का फ्यूज़न हो जाएगा, और सेल वॉल के फ्यूज़न से ये जो केंद्रक है ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर तीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो ट्रांसफर सेप्टा बने, तीन कोशिकाओं का निर्माण हो गया। एक कोशिका जो अंतस्थ द्विकेंद्रीय कोशिका, दूसरी कोशिका उपअंतस्थ एक केंद्र की कोशिका, और तीसरी ये उपअंतस्थ केंद्र की कोशिका, ये यहाँ पर ये उपअंतस्थ केंद्र की कोशिका, और ये क्लैंप कोशिका। इनके संलयन से क्लैंप कोशिका, ये यहाँ पर जब संलयन हुआ, ये केंद्रक इधर की तरफ मूव कर गया, और मूव होने के बाद ये सेल डाइकैरियोटिक हो गई। इस तरह से क्लैंप कनेक्शन की प्रोसेस के द्वारा डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। विभाजन की इस प्रक्रिया के पुनरावर्तन से नई कोशिकाएं बनती रहती है। ये जो क्लैंप कनेक्शन तैयार हुआ, इसी विभाजन की इसी प्रक्रिया के द्वारा कोशिकाएं डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो माइसीलियम है डाइकैरियोटिक होता चला जाता है। क्लैंप कोशिका के अवशेष हम इस माइसीलियम में देखे जा सकते हैं। इसके बाद एंसवर्थ ने जो सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना को, ये तो हो गई पूरी क्लैंप कनेक्शन की प्रोसेस। ये क्लैंप कनेक्शन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। केवल क्लैंप कनेक्शन के ऊपर भी एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, या एक क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। तो इस विधि को हम इस तरह से डायग्रामेटिक रूप से और समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अब आते हैं हम कि एंसवर्थ ने जो सब डिवीज़न बेसिडियोमाइकोटिना को 3 वर्गों में, टीलियोमाइसिटीज़, हाइमिनोमाइसिटीज़ और गैस्ट्रोमाइसिटीज़ में विभाजित किया था। सेप्टा और बेसिडिया की अल्ट्रास्ट्रक्चर के आधार पर बेसिडियोमाइकोटिना को खान और किम्ब्रो ने 4 वर्गों में डिवाइड किया। टीलियोमाइसिटीज़ और होमोबेसिडियोमाइसिटीज़, फ्रेगमोबेसिडियोमाइसिटीज़ और होलोबेसिडियोमाइसिटीज़।
हेमीबैसिडियोमाइसिटीज़, फ्रैग्मोबैसिडियोमाइसिटीज़, टीलियोमाइसिटीज़ और होलोबैसिडियोमाइसिटीज़। इसके बाद जो टीलियोबैसिडियोमाइसिटीज़ है, जिसके अंदर हमको ऑस्ट्रिजिनेल्स और यूरिडिनेल्स 2 ऑर्डर की स्टडी करना है। तो इस टीलियोमाइसिटीज़ के वर्ग के सदस्य जो हैं वो संवहनी पादप के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं और इनका कवक जाल जो है वो सुविकसित सेप्टिड होता है। सिंपल प्रकार के होते हैं, इनके अंदर डोलोपोर का अभाव होता है और इनमें बैसिडियोकार्प नहीं पाए जाते हैं। इनकी मोटी भित्ति युक्त डाइकैरियोट सुप्त बीजाणु, जिन्हें टीलियोस्पोर कहते हैं, जो डाइकैरियोटिक बीजाणु होता है, इनके अंदर द्विकेंद्रीय डिप्लॉइड जो बीजाणु होता है वो सुप्त बीजाणु कहलाता है और सुप्त बीजाणु होता है और इसको हम टीलियोस्पोर कहते हैं। ये टीलियोस्पोर्स पाए जाते हैं और इसके अंदर 2 ऑर्डर रखे गए हैं, ऑस्ट्रिजिनेल्स और यूरिडिनेल्स। इस ऑस्ट्रिजिनेल्स और यूरिडिनेल्स के अंदर हम ऑस्ट्रेलिगो और पक्सिनिया की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।